हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 4 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कौन से वर्ष में करी थी। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। एक बेसिक जो एस्पिरेंट होता है, जिसने तैयारी चालू करी होती है, उन सभी स्टूडेंट को ये पता होता है, बट फिर भी मैंने देखा कि काफी लोग आंसर नहीं कर पाए। इसका सही आंसर है साल 1918। देखिए, 1917 में पहली बार महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन चलाया था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। ठीक है, जो कि बिहार में चंपारण के अंदर चलाया गया था। नील की खेती में किसानों को शोषित किया जा रहा था, जिसके खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया था। तो ये तो पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। इसके बाद 1918 में ही गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, और यहाँ पर पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, तो अब से आपको पता होना चाहिए। आंसर है साल 1918। इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन चलाया। बहुत बड़ा आंदोलन था ये, जिसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हिंदी में इसी को असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फेस्टिव सीजन चल रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक भी आपने नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है एक फॉर्म की, और दूसरे फॉर्म की 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। फटाफट से फॉर्म भर लीजिए और बहुत ही केयरफुली भरिएगा, क्योंकि बाद में फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तैयारी आप लोग करते हो और चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं, फिर पूरा एक साल इंतजार करना पड़ता है। तो वैसे तो बहुत टाइम के बाद अब एनटीपीसी की इतनी वैकेंसी आई हुई है, 11,500 से ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए मौका नहीं छोड़ना है। फेस्टिव सीजन के अंदर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है नवरात्रि की वजह से अब, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है दुर्गा50। और एनटीपीसी के अलावा और भी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्टली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे जाकर भी आप बैचेस को अवेल कर सकते हैं। हर एक बैच में 50% ऑफ चल रहा है इस टाइम पे। शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में नई दिल्ली के अंदर जमैका मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, जमैका एक देश है, और भारत में नई दिल्ली में जमैका का जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन के सामने ही जा रही जो रोड है, उसका नाम जमैका मार्ग रखा गया है। ये इस वजह से कि भारत और जमैका के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है, चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे हम ऑटोमोबाइल को लेकर बात करें, या फिर डिफेंस को लेकर बात करें। और इतना ही नहीं, इस बार जमैका के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एंड्रू हॉलनेस, ये भारत की ऑफिशियल विजिट पर थे। ये 30 सितंबर को भारत में आ गए थे, और कल तक मतलब 3 अक्टूबर तक ये भारत में थे। कल यहाँ से ये रवाना हुए हैं। तो कल इन्हीं के हाल पर, और क्योंकि भारत ने पहली बार जमैका के साथ अब स्पोर्ट्स को लेकर भी पैक्ट साइन किया है, तो इसी खुशी में जमैका के लिए एक तरीके का ये ट्रिब्यूट है। और इनके हाई कमीशन के सामने ही इस रोड का नाम जमैका मार्ग रखा गया है। और जमैका की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं किंगस्टन। क्या बोलते हैं? किंगस्टन। ये कौन सा डिफेंस का विंग है जिसके द्वारा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 का होस्ट किया जाएगा? तो 2024 में चाणक्य रक्षा वार्ता जो है, इसको होस्ट करेगी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। और इसका आयोजन मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में होगा, और 24 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर तक चलेगा। मतलब 2 दिवसीय रक्षा वार्ता आयोजित करी जाएगी। होस्ट इंडियन आर्मी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी हिस्सा नहीं लेगी। तीनों विंग्स यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इस वार्ता का मेन उद्देश्य ये होगा कि आने वाले समय के लिए तीनों विंग्स के अंदर टैक्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस और कैसे बढ़ाए जाएं, तीनों विंग्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे आगे बढ़े, या फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो तीनों विंग एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ सकें। तो ये होगा इसका मेन उद्देश्य। बाय द वे, भारतीय सेना के अभी 3 महीने पहले ही नए चीफ अपॉइंट किए करे गए हैं। इनका नाम क्या है? ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और इन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। और इंडियन आर्मी डे आपको पता है कौन सा दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस हम लोग अभी 2 ही 4 दिन में मनाएंगे। 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को हर साल। ये कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया है
जिसको केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरफ से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करके दिया गया है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही नीति आयोग ने फैसला लिया था कि अब से केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा और इसको हर एक राज्य सरकार अपने राज्य में लागू कर सकती है। तो इसको अडॉप्ट किया है, पहला ऐसा स्टेट है, ये है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे रेवांत रेड्डी। आपको बता दूं, अभी 3 महीने पहले ही तेलंगाना में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और वहां पे नई सरकार बनी है कांग्रेस की। तो कांग्रेस की तरफ से रेवांत रेड्डी अपॉइंट करे गए थे। अच्छा, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? ये हैं जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। अब बात करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करेगी कि राज्य के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। इतना ही नहीं, उनको व्यापार करने के लिए बैंकों की तरफ से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाए। नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, या फिर आने वाले समय पर अगर प्रधानमंत्री बदलते हैं तो भी भारत का जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। इस टाइम पर नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? BVR सुब्रमण्यम। और यही इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान मौजूद थे। हाल ही में पीएम ईवी ड्राइव योजना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? तो इस योजना की शुरुआत करी गई है जो इस टाइम पे हैवी इंडस्ट्रीज के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है HD कुमार स्वामी। तो इनके द्वारा नई दिल्ली से प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की शुरुआत करी गई है। अब देखिए, इस योजना के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से 10,900 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अब इसमें से 3,680 करोड़ जो है, ये इसलिए आवंटित करे गए हैं कि इस पैसे की मदद से ई एम्बुलेंस बनाई जाएंगी, ई ट्रक्स भी बनाए जाएंगे और ई थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स भी बनाए जाएंगे आने वाले समय में। तो भारत सरकार ये चाहती है कि केवल कारों में ही इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं, ट्रक्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलें, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और एम्बुलेंसेस, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलें और बाकी की जो धनराशि इसकी बची हुई है वो सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश किए जाएंगे। देखिए, भारत में लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो नए नए निकाल रहे हैं लोग, लेकिन समस्या अभी भी एक बनी हुई है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं और जब तक चार्जिंग पॉइंट्स नहीं प्रॉपरली इंस्टॉल किए जाएंगे जगह जगह पर, लोगों को कन्वीनियंस नहीं होगा और यही कारण है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेने से बच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए। आज की डेट में सबको पता है कि चार्जिंग पॉइंट अगर है तो फिर ये चीज कन्वीनियंट हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जैसे कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका दुरुस्त है। अभी हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़े आ गए हैं। इन आंकड़ों से पता लगा है कि अप्रैल से जून 2024 के बीच में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा है। देखिए, अप्रैल से जून की बात हो रही है, मतलब पहली तिमाही की बात हो रही है, फर्स्ट क्वार्टर जिसको बोलते हैं। अप्रैल, मई और जून 3 महीने की बात हो रही है। तो ये कितने प्रतिशत रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट? तो ये इस बार रहा है 1.1%। पिछले साल ये 1% था, तो इस बार ये बढ़ गया है घाटा। और अगर वैल्यू में अगर बात करें तो ये $9.7 बिलियन का घाटा है। ठीक है। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा, जो लोग अर्थव्यवस्था को नहीं समझते हैं, उनको लग रहा होगा कि इतना घाटा हो गया। नहीं, एक्चुअली ये पर्टिकुलर वो नहीं है कि पैसा डूब गया है भारत सरकार का। नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस। करंट अकाउंट डेफिसिट या हिंदी में जिसको बोलते हैं चालू खाता घाटा, इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। आप ऐसे समझ लो कि हमारे भारत के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं या फिर उनकी सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक है। वस्तुएं बनाई गई, जैसे मान लो कि हमारे देश में ट्रक बनाए गए तो वो ट्रक बाहर बेच दिए गए तो उनसे पैसा आया ना। ठीक है। और दूसरी, सेवाओं का मतलब क्या है? सेवाओं का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे बांग्लादेश को हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 10 हेलीकॉप्टर बना कर दिए, तो उनके मेंटेनेंस के लिए हमेशा हम सर्विस देते हैं, तो उसके लिए भी हम उन्हें चार्ज करते हैं, तो इससे भी पैसा आता है। तभी मैंने कहा कि पहली चीज तो ये कि भारत में जो वस्तुएं बन रही हैं या फिर हम सेवाएं दे रहे हैं, तो इनसे जो भारत में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आने वाला पैसा। अब दूसरी तरफ हमारे देश से जाने वाला भी पैसा होता है बाहर। जैसे कि हमने राफेल फाइटर जेट ले रखे हैं फ्रांस से,
तो अब उनके मेंटेनेंस का भी तो हम उनको देते रहते हैं, तो ये पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जापान से हम बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो ये भी पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो होता क्या है कि जो पैसा हमारे देश में आ रहा है हमारी अर्निंग स्वरूप, और जो पैसा हमारे देश से जा रहा है हमारे व्यय के आधार पर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके। अगर आपको इकोनॉमिक्स में समस्या है तो जो मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है उसमें आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें। वो बेसिक से मैंने आपको पूरा कोर्स सिलेबस कराया हुआ है उसमें। हाल ही में कैस्ट्रॉल इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? कैस्ट्रॉल एक लुब्र कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती है। आई एम वेरी श्योर आपने रेसिंग सुपर बाइक्स में या फिर रेसिंग कार्स में इनका एडवर्टीजमेंट बहुत देखा होगा। तो कैस्ट्रॉल इंडिया के अब से नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं राकेश मखीजा। और इन्होंने जिनकी जगह ली है आर गोपाल कृष्णन की इन्होंने जगह ली है। आर गोपाल कृष्णन पिछले 24 साल से कैस्ट्रॉल इंडिया में काम कर रहे थे, एक बड़ा कार्यकाल इन्होंने सर्व किया हुआ है। अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर राकेश मखीजा आ जाएंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया की स्थापना 1910 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओमेर डॉरमैन। क्या नाम है यहाँ पर? ओमेर डॉरमैन। ध्यान रखिएगा, अभी एक सप्ताह पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस मनमोहन। क्या नाम है? जस्टिस मनमोहन। हाल ही में सोनी पिक्चर्स के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? सोनी पिक्चर्स में जो बिजनेस विंग है उसके आधार पर इनके नए सीईओ अब से अपॉइंट किए गए हैं रवि आहूजा। रवि आहूजा इससे पहले टीवी क्षेत्र में बिजनेस इंडस्ट्री में काफी लंबा एक्सपीरियंस रख चुके हैं। जैसे कि ये पहले फॉक्स नेटवर्क में भी काम कर चुके हैं, वर्जिन एंटरटेनमेंट ग्रुप में भी काम कर चुके हैं, डिज्नी में भी काम कर चुके हैं और अब सोनी पिक्चर्स में ये सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने सोनी पिक्चर साल 2021 में ज्वाइन किया था। सोनी पिक्चर्स की स्थापना 1987 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ये अमरीकी एंटरटेनमेंट कंपनी है। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो टोटल 3 लोग ऐसे हैं जिनको एक्सटर्नल मेंबर्स के रूप में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में अपॉइंट किया गया है। अब ये कौन कौन है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर राम सिंह हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है नागेश कुमार। ये डायरेक्टर हैं इस टाइम पे इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक अर्थशास्त्री हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट हैं। इनका नाम है सौगात भट्टाचार्य। इन तीनों को अपॉइंट किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है कि भारत में मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये मानक तैयार करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मुद्रा स्फीति है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं वो बाजार में ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ये बीच में कहीं लाई करनी चाहिए, तभी बाजार अच्छा चलता है। आसाम में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करती है। तो आसाम में ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यूज किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनको एक साथ जीआई टैग मिला है? तो टोटल इस बार 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आसाम की बोडो जनजाति यूज करती है। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। और इनमें से लगभग सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि खाने वाले प्रोडक्ट हैं, खाने पीने वाले हैं। इसमें से एक इनका प्रोडक्ट है जिससे ये राइस बियर बनाते हैं, ठीक है, बियर प्रोडक्ट एक बनाते हैं। और एक इनकी वेलकम ड्रिंक है जो कि बोडो ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं जौ बिदवी, ठीक है। और ये भी मतलब ये जो वेलकम ड्रिंक है ये थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है। मतलब लाइक आप बोल सकते हो जैसे गोवा की फेनी होती है ना, तो वो वहाँ का देसी बेवरेज है। उसी तरीके से ये इनकी राइस बियर भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक जिंजर गार्लिक और सॉल्ट को मिलाकर एक चावल का जो पाउडर बना लिया जाता है, फिर उससे एक करी बनाई जाती है, मतलब एक तरीके की ग्रेवी बनाई जाती है। तो इस तरीके की इनकी बहुत ही देसी और ट्रेडिशनल क्विजीन्स हैं जिनको 8 तरीके से जीआई टैग दिया गया है, मतलब 8 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। ये कौन कौन से पदार्थ हैं उनके बारे में डिटेल में पीडीएफ में मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, एक बार वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। असम में हिमांता बिस्व शर्मा है मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर हैं इस टाइम पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
टैम मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। इस रिपोर्ट में ये पता लगा है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में टीवी एडवर्टीजमेंट्स में सबसे ज्यादा दिखने वाले सेलिब्रिटी ये कौन है। तो ये है अक्षय कुमार। और ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में, मतलब जनवरी से लेकर जून के महीने तक, ऑन एन एवरेज अगर ओवरऑल सारे चैनल्स को मिला दिया जाए टीवी में, तो 24 घंटे में से 22 घंटे अक्षय कुमार के एडवर्टीजमेंट रन होते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें शाहरुख खान रहे हैं। इनके ऑन एन एवरेज 24 में से 20 घंटे एडवर्टीजमेंट रन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए ब्रांड एंडोर्समेंट की कि किसके पास सबसे ज्यादा ब्रांड है, तो इसमें एम एस धोनी नंबर 1 पे है। एम एस धोनी के पास 42 ब्रांड्स हैं जिनको वो एंडोर्स करते हैं। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे अमिताभ बच्चन है जो कि 41 ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है टाइम्स की और यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ ब्रांड्स की। ये कौन से एथलीट हैं जिन्होंने पेरू की कैपिटल लीमा में इस बार इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित करी जा रही है, जिसमें 2 गोल्ड जीत लिए हैं। तो ये भारत की आन बान शान पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2 गोल्ड जीते हैं। एक गोल्ड इन्होंने सिंगल कैटेगरी में जीता है और दूसरा गोल्ड इन्होंने टीम इवेंट में जीता हुआ है। और यहाँ पर तो 2 गोल्ड हो गए। इसके अलावा जो तीसरा गोल्ड भारत में आया है वो जीता गया है विमेन्स टीम इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में। और इसमें 3 खिलाड़ी रही हैं। एक तो हैं अनुष्का ठाकुर, दूसरी हैं सांभवी और तीसरी हैं गौतमी भानोत। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो चुका है, कल के दिन इसका समापन था और ये इस बार दुबई में आयोजित किया गया है। 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत थी, 3 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। इसको होस्ट किया गया है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के द्वारा। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, इसका मेन उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करके रखना। आसपास का जो पर्यावरण है उसे कैसे बचाया जाए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। आपको बताना है टाटा स्टील कॉरपोरेशन, जिसको टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई है? कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। और 2020 का जो पेपर हुआ था 2021 में एसएससी सीजीएल का, आप जरा उसमें देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन हू बहू पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, आपको पता ही है, फेस्टिव सीजन है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। 50% ऑफ है मेरे सभी बैचेस में। जो लाइव बैचेस इस टाइम पे चल रहे हैं वो 2 हैं। एक तो स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का लाइव बैच चल रहा है। दूसरा मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच का लाइव बैच चल रहा है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी अब चालू हो चुकी है, उसके बाद पॉलिटी भी स्टार्ट होगी। तो आप इन बैचेस को भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड बैच पूरा मेरा एक ही बार में अवेल करना चाहते हैं, मतलब अगर समय बचाना चाहते हैं, तो इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इन बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पर भी प्रीमियम कोर्सेज वाले ऑप्शन में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। 50% डिस्काउंट के लिए इस टाइम पर जो कूपन कोड है ये है दुर्गा50 लगाइए और अवेल कर लीजिए। जो जो चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे बैच में ये सारा कुछ सिलेबस कवर होता है, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है, चाहे आप किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर केंद्र के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।